वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहसीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, मतलब जो रिमांड पे बनाई गई थी, उसके अंदर रिमांड के कवानीन, हाई कोर्ट की तरफ से रिमांड के सिलसिला में किस किस्म की हदायत दी गई हैं, रिमांड से क्या मुराद है, ये कौन से दफा में शामिल है, ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में आई थी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है रिमांड का, वो इस सिलसिला में है कि एक रिमांड जो है वो कब गैर कानूनी तस्वुर होता है, और इम्प्रॉपर कस्टडी और इलीगल कस्टडी, इन दोनों चीजों में क्या फर्क होता है। अब हमें जिस तरह से पता है कि पुलिस रिमांड का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अब इसके बाद पुलिस को इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है मजिस्ट्रेट से, अगर वो ज्यादा दिन चाहती है कि उनका जो चालान है वो मुकम्मल नहीं हुआ, या तफ्तीश में अभी भी कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं कि पुलिस जो है वो उसको रिकवर करना चाहती है, वो मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त करेगी। अब इस चीज को जरा वाजे कर लें और अपने माइंड में बिठा लें कि अमूमी तौर पर जो पुलिस रिमांड होता है उसको अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। हाई कोर्ट जो है वो ये हदायत देती है कि जो रिमांड है वो जुडिशल रिमांड ज्यादा बेहतर है। अब जब पुलिस जो है अपना काम मुकम्मल कर चुकी है तो बेहतर यही है कि मामला जुडिशल रिमांड की तरफ जाए, ना कि दोबारा से बैक होके पुलिस के पास जाए। चलें, बिल फर्ज मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को अगर इजाजत दे देता है कि वो रिमांड ले पुलिस, ठीक है, और उसको वो दिन मुख्तस कर देता है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो दोबारा से जो चीजें रह गई हैं वो अदालत को आगाह किया जाए उनसे, तो मजिस्ट्रेट आसानी से ये रिमांड नहीं देता पुलिस को, बल्कि उसने अपने क्या करनी होती है कि इन रिटर्न शेप वजूहात बतानी है कि उसने पुलिस को ये रिमांड क्यों दिया और मामला जुडिशियल रिमांड की तरफ क्यों नहीं गया। अब इसमें चीज ये आती है कि अमूमी तौर पर दो पार्टीज, जिसके अंदर एक इन्फ्रिंज पार्टी है और दूसरी एक्यूज पार्टी है, ये रवैया देखा जाता है कि अमूमी तौर पर जो इन्फ्रिंज पार्टी होती है वो ये कोशिश करती है कि पुलिस जो है वो जुदोकोब करे, और दूसरी तरफ जो एक्यूज पार्टी होती है उसकी कोशिश होती है कि हमारे बंदे को दोबारा से पुलिस के जो नरगे है उसमें ना भेजा जाए, बल्कि पुलिस जो है उससे आज़ाद करवा के मामला जुडिशल रिमांड की तरफ चला जाए। क्योंकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं कि पुलिस का जो रवैया है जुडिशल सॉरी रिमांड के सिलसिला में, पुलिस रिमांड के सिलसिला में वो जारहाना तस्वुर होता है, उसके अंदर चीजें एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती हैं। तो इस लिहाज से इस चीज को इतना बेहतर नहीं समझा जाता। अब बिल फर्ज अगर मजिस्ट्रेट रिमांड का मामला देखता है और एक्यूज पार्टी जो है उसको इस चीज का डर है कि दोबारा से रिमांड दे दिया जाएगा, तो लॉ ने ये हक दिया है कि वो एक एप्लीकेशन की सूरत में अपने उजरात मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं पुलिस के बिहेवियर को लेकर। अगर पुलिस ने अपने पहले रिमांड में कुछ इस तरह के जदोकोब किए, मेंटली टॉर्चर किया, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या कोई इस तरह का रवैया जो कि इलीगल है और गैर इंसानी था, तो वो वजूहात या वो मामला जो है मजिस्ट्रेट के सामने रखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी है कि वो रिमांड की मुकम्मल सूरत हाल और उसकी वजूहात बाकायदा तौर पर इन रिटन शेप में लिखेगा, और अपनी जो हायर कोर्ट्स हैं उनको इससे आगाह करेगा कि उसने रिमांड दिया क्यों। अब यहाँ तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। बिल फर्ज कि मजिस्ट्रेट रिमांड दे देता है, अब जो एक्यूज्ड पार्टी है उसके पास क्या चाराजोई रहती है कि वो पुलिस रिमांड की जगह जुडिशियल रिमांड की तरफ बढ़े। अब वो सेशन कोर्ट को जो है वो परसू करेगी मजिस्ट्रेट के फैसला के खिलाफ, कि जो रिमांड का फैसला मजिस्ट्रेट ने दिया है ये हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक नहीं है। इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए रिवीजन फाइल की जाएगी। जो वर्ड यूज हो रहा है क्या है कि निगरानी दायर की जाएगी। अब मजिस्ट्रेट के इस
रिमांड के खिलाफ दो प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 491 यानी कि 491 के तहत आप हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म को भी परसू कर सकते हैं, और इसके साथ सेशन कोर्ट भी है। मतलब अब ये आप पे है कि आया कि आप सेशन कोर्ट में जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट या हाई कोर्ट। तो ये सिलसिला जो है इख्तियार किया जा सकता है। इसमें अमूमी तौर पर होता ये है कि वजूहात तलब कर ली जाती हैं कि मजिस्ट्रेट ने रिमांड की इजाज़त पुलिस को क्यों दी। तो इस तरह से थोड़ा शिकंजा जो है वो कस लिया जाता है मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट, कि वो देखे और बताए कि वजूहात क्या थी, और अगर हकीकत में उसका फैसला लाफुल था तो उसे किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है, वो अपनी वजूहात जो है वो हायर कोर्ट के सामने जो है वो रख देगा। अब जिस तरह से मैंने पहले अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम दो तरह की टर्म जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। एक होती है इम्प्रॉपर डिटेंशन, और एक होती है हमारी इलीगल कस्टडी और इम्प्रॉपर कस्टडी। इलीगल कस्टडी के बारे में आपको मैं वाज़ह कर दूं कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि अदालत जो है वो तो मुजरिम को नहीं पकड़ती, पुलिस नहीं पकड़ना होता है, तो पुलिस कुछ देर तक अपने पास एक पर्सन को डिटेंट करती है जो कि 24 घंटे का टाइम पीरियड है। अब इसके बाद अगर वो डिटेंशन करती है और किसी से पूछती नहीं है, तो यानी कि मजिस्ट्रेट से नहीं पूछती, तो वो इलीगल कस्टडी में शुमार किया जाता है। अब दूसरी आती है इम्प्रॉपर कस्टडी। इम्प्रॉपर कस्टडी, अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को रिमांड गलत बुनियादों पर दिया है और बुनियादें ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट की हदायत के अगेंस्ट हैं, तो इस सूरत में हम इसको इम्प्रॉपर कस्टडी जो है वो कहते हैं। अब इसमें वाज़ेह फर्क है कि इलीगल कस्टडी पुलिस तक का मामले को डील करती है, और इम्प्रॉपर ये कि पुलिस ने जब दूसरी दफा रिमांड मांगा जो कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का हो सकता है, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट था उसने रिमांड दे दिया पुलिस को, जुडिशल रिमांड की बजाय पुलिस की तरफ दोबारा मामला बैक हो गया, तो जो एक्यूज पार्टी है वो इसे इम्प्रॉपर कस्टडी बता सकती है अगर मजिस्ट्रेट की जो मामला थे, मजिस्ट्रेट ने जो ऑब्जर्व की चीजें वो ऐसी थी कि उसमें हाई कोर्ट की हदायत को मद्देनजर नहीं रखा गया। अगेन मैं बता देती हूँ कि हाई कोर्ट की हदायत इसमें क्या है। हाई कोर्ट अमूमी तौर पर पुलिस रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड को ज्यादा फोकियत देती है, क्योंकि पुलिस जब ज्यादा वक्त मांग रही होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये चीज है कि नो डाउट वक्त तो दिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि पुलिस अपने उसी टाइम पीरियड में अपना काम मुकम्मल करे, उसके बाद अदालत का इख्तियार है कि अदालत मामला को किस तरह से देखती है। दूसरी हिदायत यह है कि मुलजिम की जमानत ली जाए अगर उसकी ऑफेंस इस तरह की है कि उसकी जमानत हो सकती है, तो वाई नॉट, जमानत उसकी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये आती है कि अगर मुलजिम के खिलाफ जो सबूत हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है कि उससे उसका जो इल्जाम है वो साबित नहीं होता, तो उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, इन वजूहात के बावजूद भी अगर चीजें प्रोसीड की जा रही हैं तो वो इलीगल है, और हाई कोर्ट इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बगौर इसका मुतालिया करेगी, इस चीज को देखेगी और मजिस्ट्रेट के इस एक्शन को कलअदम करार देगी, इस फैसले को खत्म कर दिया जाएगा। अब एक चीज बहुत अहम है, वो ये है कि जो हाई कोर्ट है हमने उसके अंदर रिवीजन फाइल कर दी अगेंस्ट द एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की जिसने पुलिस को रिमांड दे दिया। तो हम हाई कोर्ट से क्या तसव्वुर करते हैं, उससे क्या रखते हैं उम्मीद कि वो क्या एक्शन लेगी। अब इसमें चीज ये आती है कि हाई कोर्ट एक बेलफ मुकर्रर करती है, और इस बेलफ का मकसद ये होता है कि वो रोजनामचा की छानबीन करे, यानी कि जो कि थानों में पड़े होते हैं, आया कि जो गिरफ्तारी ली गई क्या उसका जिक्र रोजनामचा में किया गया कि नहीं किया गया। यहाँ से बात शुरू करके वो तमाम मामलात को मद्देनजर रखती है। ठीक है, कि ये जो डिटेंशन थी लीगल थी, इलीगल थी, क्या इस शख्स को गैर कानूनी तौर पर थाने में तो नहीं रखा गया, या किसी पुलिस के फर्द ने इसे प्राइवेट जगह पे तो रखा नहीं रखा, ठीक है, किसी प्राइवेट घर में रखने की कोशिश तो नहीं की गई। और अगर ऐसी भी सूरत हाल सामने आती है या इतलात मिलती हैं
तो बकायदा तौर पर छापा मार के उस शख्स को रिकवर किया जाता है। और ऐसे पुलिस अफराद के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है, और बाद में उनको उनके ओहदे से मुअत्तल भी कर दिया जाता है। अब इसमें अहम चीज ये आती है कि गिरफ्तार करने के बाद जो गिरफ्तार शख्स है, जो कैदी है, जो डिटेंशन में है या कोई मामला है, ठीक है, उसके अपने हकूक होते हैं। ठीक है, उसको मुलाकात का वक्त दिया जाता है। ठीक है, अगर ये पुलिस के कस्टडी में भी है, ठीक है, रिश्तेदारों वगैरह से। फिर दूसरा ये, उसकी जरूरत की चीजें अगर उसने घर से मंगवानी है तो उसको वो चीज जो है वो लाने की इजाजत दी जा सकती है, उसे कोई दे के जा सकता है। ताहम अगर कानून ने इतनी चीजें दी हैं तो ये आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि ऐसे शख्स को किसी प्राइवेट जगह पे तो नहीं रखा जा सकता। अमूमी तौर पर होता कुछ यूं है कि जब पुलिस एंट्रीज नहीं करती ऐसी चीजों की, हमें पता है कि एफआईआर तो बड़ी सामने है, वाज़ेह है, लेकिन ऐसी ऑफेंसेस जो कि एफआईआर के जिम्रा में नहीं आती, उनको रोजनामचा में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भी तो इतलात दी जाती है। जुर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जुर्म तो जुर्म है, तो उसको रोजनामचा में लिखना जरूरी होता है। तो रोजनामचा में आपने किसी किस्म का तस्करा नहीं किया, एक शख्स को लेके भी रखा हुआ है, ठीक है, थाने में या किसी और जगह पे, वो चीज़ जो है वो इलीगल है, इसलिए एंट्रीज करना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाती है। तो ये जो बात थी गैर कानूनी रिमांड से मुतल्लिक थी। फिर इसके अंदर हमने दो तरह की कस्टडीज का जिक्र किया, एक इलीगल एक इम्प्रॉपर। फिर हमने ये चीज जो है वो बयान की कि हमारे पास इस तरह के एक्ट के बारे में कौन कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो मजिस्ट्रेट के, आप किसी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल करते हैं तो सेशन में जा सकते हैं, जेर दफा 491, और हाई कोर्ट जो है उसको भी आप परसू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने तस्करा किया कि रोजनामचा की क्या अहमियत हो सकती है। ठीक है, ये एक रजिस्टर होता है जो कि अमूमी तौर पर पाया जाता है। 25 रजिस्टर कम से कम मौजूद होते हैं थानों में। तो वो मुख्तलिफ नौइयत के मामलात, उनका तस्करा किया जाता है उसमें। तो जब इस तरह से बैलफ वगैरह हाई कोर्ट मुकर्रर करती है तो मुकम्मल तौर पर छानबीन करते हैं क्या है कि हकीकत क्या है। तो ये चीज़ जो है ना वो चली जाती है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।